गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपकी जो बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास है वो आगे स्टार्ट करते हैं हम। पार्ट फर्स्ट, और क्या था हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स। और क्या पढ़ रहे थे हम इसमें? हम पढ़ रहे थे व्यतिकरण के बारे में। क्या पढ़ रहे थे हम? व्यतिकरण के बारे में पढ़ रहे थे। और व्यतिकरण में क्या क्या पढ़ लिया था? व्यतिकरण पढ़ लिया, उसकी व्याख्या पढ़ ली, और उसका जो विश्लेषण था, गणितीय विश्लेषण, वो पढ़ लिया। इसके बाद में हम फ्रिंजों के बारे में बात कर रहे थे। फ्रिंजें पढ़ ली, जिसमें दीप्त व्यतिकरण कैसे प्राप्त होती है, उसकी शर्तें, जैसे कला शब्द स्रोत से प्राप्त करना। कला शब्द स्रोत से ही प्राप्त होता है व्यतिकरण। आवश्यक क्या है व्यतिकरण के लिए कि कला शब्द स्रोत होने चाहिए। कौन से स्रोत होने चाहिए? कला शब्द स्रोत होने चाहिए। उसके बाद हम आगे फ्रिंजों के अंदर। फ्रिंजों में हमने फिर फ्रिंजों की आकृति ये ज्ञात कर ली। आकृति भी ज्ञात कर ली। आकृति कैसी होती थी? अति परवलयाकार, अति परवलयाकार और सरल रेखीय, ये दोनों भी हमें प्राप्त हो सकती थी। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं फिल्मों के ऊपर। फिल्म आती है ना, उससे हम क्या करेंगे? व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। तो जो अपना अगला टॉपिक है वो लिखिए, पतली फिल्मों में व्यतिकरण। पतली फिल्मों में व्यतिकरण। और इससे पहले ये स्टार्ट करें, उससे पहले थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे आपके पास बुक होगी, बुक पे पेज नंबर है 2.2, उसमें ये डायग्राम है। एक पतली फिल्म है अपने पास, ये एक फिल्म है, और यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है, जिससे क्या आ रहे हैं? ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है। आने के बाद में ये यहाँ परावर्तित हो जाती है, और एक किरण सीधे कहाँ हो जाती है? यहाँ पारगमित हो जाती है, और फिर इसका फिर से यहाँ परावर्तन हो जाता है। इसके बाद में यहाँ से परावर्तित हो जाती है, यहाँ आपतित होती है, यहाँ से परावर्तित, यहाँ आपतित, इसका फिर से यहाँ पारगमित, और ये प्रोसेस ऐसे चलती है रहती है। थोड़ा सीधा कर दीजिए इसको। ये कर देते हैं इसके बीच में अपन नॉर्मल। ये हो गया अपना आपतन कोण आई, और ये भी आई, क्योंकि दोनों नियम आपको पता ही है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अब यहाँ से भी एक नॉर्मल डालते हैं, उसका नाम दे देते हैं उसको n। ये हो गया अपने पास 90 डिग्री। अब यहाँ से भी एक नॉर्मल डालते हैं, और यहाँ से फिर ये रखा, यहाँ मिल जाएगी ऐसे। ये भी अपने पास हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, ये कोण r, ये वाला एंगल r है, अपने को ये चाहिए, तो कि ये पूरा कितना? 90, तो ये वाला कितना होगा? ये जो बचा वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। ठीक है। इसकी मोटाई कितनी है फिल्म की? t। क्या है? t।
और यहाँ पे माध्यम वायु है और यहाँ पे म्यू। अब देखिए इसको मान लीजिए बिंदु, इसको मान लीजिए C1, इसको नाम दे दीजिए P, इसको दे दीजिए P1, ये वाला अपना P2 हो गया। ये N है ये अपना, ये इसको नाम दे दीजिए A, इसको क्या नाम दे दिया A। और इस नॉर्मल को यूँ कर लेते हैं थोड़ा, ये हो गया। ये होने के बाद अपने पास ये आ जाएगा परावर्तन कोण R। ये कितना हो गया R हो गया। ये हो गया। ये किरणें ऐसे आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं। ये डिग्री, ये कितना डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। इसको सही से कहिए एक बार। मेरे लाइनें थोड़ी टेढ़ी तिरछी वगैरह हैं तो आप करना, कोशिश करना आपके पास स्केल है सीधी हो बिल्कुल। ये नॉर्मल अपना और ये रेखा किरण। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये हो गया अपना डायग्राम। ये क्या कह रहा है डायग्राम में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं। ये अपने पास T मोटाई की एक पतली फिल्म है। इसकी मोटाई कितनी है T, और इसके दोनों तरफ माध्यम कौन सा है वायु है, और इधर माध्यम म्यू। ये I आपतन कोण पर आपतित होती है और I ही परावर्तन कोण परावर्तित हो जाती है, और ये किरण पारगमित हो जाती है। ये यहाँ के इसका हो जाता है इस तरफ परावर्तन, ये फिर इस तरफ यहाँ से पारगमित हो जाती है, और यही प्रोसेस चलती है अपवर्तन परावर्तन। क्या होता रहता है इनमें आंशिक अपवर्तन, आंशिक परावर्तन, बस यही प्रोसेस चलती रहती है। तो यही चीज़ हमें थ्योरी में लिखनी है, यानी कि इसको लिखवा देता हूँ मैं, फिर उसके बाद में जो हमारी विश्लेषण है इसका वो करते हैं आगे। लिखिए, पतली फिल्म पर जब प्रकाश किरण आपतित किया जाता है, पतली फिल्म पर जब प्रकाश किरण आपतित की जाती है तो प्रकाश की, लिखिए, पतली फिल्म पर जब प्रकाश किरण आपतित की जाती है तो प्रकाश की किरण का, फिल्म का, प्रकाश की किरण होती है उसमें फिल्म ये होती है ना, ये क्या करती है इसमें आयाम विभाजन हो जाता है। क्या होता है आयाम विभाजन हो जाता है। अतः पतली फिल्मों के द्वारा कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः पतली फिल्मों के द्वारा कौन से स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं? अतः पतली फिल्मों द्वारा कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे चलिए, अब इसके बारे में लिखते हैं। माना पतली फिल्म की मोटाई T है, ये माना पतली फिल्म की मोटाई T है, इस पतली फिल्म को, लिखिए, पतली फिल्म की मोटाई T है, इस पतली फिल्म में पृष्ठ उपस्थित होते हैं, पृष्ठ उपस्थित होते हैं। प्रकाश की किरण ऊपरी पृष्ठ पर आपतित होती है, प्रकाश की किरण ऊपरी पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन, प्रकाश की किरण ऊपरी पृष्ठ पर आपतित होती है, I कोण पर आपतित होती है, I कोण पर परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। निचली परत द्वारा पारगमित किरण प्राप्त होती है। निचली परत द्वारा ऊपरी पृष्ठ पर ये होती है तो ये आपतित होती है और इस तरफ से हो जाती है परावर्तित, और निचली पृष्ठ द्वारा ये हमें कैसे किरण प्राप्त होती है? पारगमित किरण प्राप्त होती है। इसलिए पतली फिल्म में व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण होता है। इसलिए पतली फिल्म में व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण होता है, और वो दो किरणों के द्वारा होता है। दो किरणों के द्वारा कौन सी? एक तो परावर्तित किरणों के द्वारा और दूसरा अपवर्तित किरणों के द्वारा। ठीक है, अब करते हैं इसका जो व्यतिकरण दो तरीकों से होता है वो करते हैं।
ये क्या कह रहा है, क्या लिखा है अपन ने कि एक पतली फिल्म लेते हैं जिसकी मोटाई T होती है, उस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, यानी कि इसका पृष्ठ होता है ऊपरी पृष्ठ, उस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है और एक किरण तो परावर्तित हो जाती है और फिर एक निचले वाली जो परत है उससे हमें पारगमित किरण प्राप्त होती है। और क्या क्या लिखा हमने इसके बाद में, इसीलिए ये फिल्म होती है ये व्यतिकरण को प्रदर्शित करती है और ये व्यतिकरण बताती है तो इसका गणितीय विश्लेषण होगा और दो किरणों से होगा, पहली परावर्तित किरण और दूसरी अपवर्तित किरण। ये डायग्राम काम आएगा आपने, तो मैं मिटा देता हूँ, आप एक बार इसको नोट कर लें क्योंकि मैं जो वैल्यू पुट करूँगा वो यहीं से पुट करूँगा। इन्हीं में ट्राइंगल लूँगा, जैसे ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल 90 डिग्री वाला, ऐसे इन्हीं के मान रखूँगा मैं, ये वाला कोण, इनके मान रखता जाऊँगा। तो आप एक बार ये डायग्राम साथ में देखते रहना, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ मैं। अब जो अपनी पहली किरण है वो कौन सी किरणों से, परावर्तित किरणों से परावर्तित किरणों से व्यतिकरण। इस डायग्राम में जो किरणें परावर्तित हो रही थी उनसे हमें व्यतिकरण का मान ज्ञात करना है, सॉरी उनमें हमें क्या ज्ञात करना है, व्यतिकरण। तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी है वो लिखिए, फिर आगे चलते हैं हम। पतली फिल्म में परावर्तित प्रकाश किरण को R1 R2 R3 से व्यक्त कर सकते हैं। P1A एक प्रकाश किरण द्वारा एक प्रकाश किरण द्वारा वायु में चली गई दूरी तथा P1C2 P1C1P2 एक किरण द्वारा माध्यम में चली गई दूरी, तब PR1 व PR2 किरणों के मध्य पथांतर PR1 P1R1 P2R2 किरणों के मध्य पथांतर। ये ऐसा था अपने पास, ये नॉर्मल था, ये A बिंदु था, ये तो मैंने बताया इस तरफ दोनों तरफ इधर भी क्या है, माध्यम वायु, और यहाँ पे माध्यम क्या है, म्यू। तो इधर जब ये वाली किरण जा रही है तो इसने दूरी कहाँ तय की है, वायु में, और जो ये P1 C1 P2 इसने कहाँ दूरी तय की है, माध्यम में। ठीक है, समझ में आएगा। और यही चीज़ अपन ने लिखी है, तो ये तो मिटा देते हैं और अब लिखते हैं पथांतर। पथांतर क्या होता है, लिखिए पथांतर डेल बराबर म्यू। माध्यम में चली गई दूरी माइनस म्यू ए यानी कि एयर, वायु का अपवर्तनांक, वायु में चली गई दूरी। और ये अपन ने भी लिखी है, माध्यम में कितनी दूरी तय करता है, P1 C1 P2 माइनस म्यू ए, और वायु में PA, ये दूरी तय करता है वो। अब देखिए इधर देखिए एक बार थोड़ा सा, इसको थोड़ा ऊपर लिख लें ताकि अपनी डेरिवेशन इसमें आ जाए। P1N प्लस P2N, या फिर NP2 लिख दो इसको,
NP2, एक ही बात है। P1A। आप सोच रहे होंगे ये Pn NP2 कहाँ से आया? P1 C1 P2, इन दोनों के बीच की दूरी है। वो कैसे है वो देखिए एक बार। इधर देखिए, ये फिल्म ली थी अपन ने, ये बिंदु है P1, ये बिंदु था अपने पास P2, और ये ऐसे था, और ये नॉर्मल दिया था अपन ने n। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कैसे होगी? P1N प्लस NP2, समझ गए? P1 C P2 C1। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की P1N NP2। डायग्राम में देखना एक बार, इसलिए मैंने कहा है कि डायग्राम इम्पोर्टेंट है। और हाँ, जो अपनी किरणें परावर्तित हो रही हैं, आप चाहे तो उन्हें नाम भी दे सकते हैं, मैंने दिया नहीं। R1, R2 और R3, ऐसे आप नाम भी दे सकते हैं। तो आगे चलो, ये तो मिटा देते हैं। यहाँ तक करने के बाद में अब देखिए, जो अपना डायग्राम है ना, फर्स्ट डायग्राम P1CN में, P1CN में देखिए कोस का मान कितना होगा? P1CN में देखिए, और अपने पास जैसे नीचे की तरफ अपवर्तनांक कोण कितना था? R, तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे? R। और P1C कौन सा आया? ये यहाँ से आई, ये नॉर्मल NP1C1। इसमें देख ले कोस बराबर क्या होगा? NC1 NC1 P1C1 और अपने को पता है इसकी मोटाई कितनी है? T। तो जो NC1 होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू ये, यानी कि इसकी मोटाई। देखिए P1C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? T cos R, या फिर एक बार ऐसे कर लीजिए, इसका मान रख दीजिए cos R T P1C का मान निकाल लीजिए। P1C इक्वल टू T cos अपॉन R आ जाएगा, T cos R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दे दो इसको, फर्स्ट वाली तो अपनी उसको दे दो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 किसको देना है? वो फर्स्ट किसको देते हैं अपन? इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी में तो मान रखेंगे, या फिर इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें मान रखेंगे अपन P1C1 इनका। अब डायग्राम मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि इस साइड दिख तो रहा है ना आप लोगों को, काफी दिख रहा है। अब नीचे लिखिए इसी प्रकार P1C1 आ गया, तो P2C2 भी आ जाएगा। P2 और C2 भी कितना हो गया? T अपॉन cos R, इक्वेशन नंबर 3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3। अब यही देखिए tan R, tan भी निकाल लीजिए एक बार, tan R। तो देखिए L K डायग्राम में देखिए tan, इसी में tan R क्या हो जाएगा? P1N इक्वल टू NC1 लंब बटे आधा, NC1 मान रख दीजिए tan R। P1N इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? T। तो P1N T tan R, इक्वेशन नंबर 4 कितनी आ गई? इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार जैसे इसमें किया, इसी प्रकार इसमें भी
ये यहाँ किया P2n कितना हो जाएगा T tan R, इक्वेशन 5 ये हो गया। अब देखिए डायग्राम में देखिए त्रिभुज A P1 P2 में P1 P2 में देखिए क्या होता है। P1 P2 में देखिए क्या होता है। आपको दिख नहीं रहा है। त्रिभुज P1 P2 में, त्रिभुज P1 P2 में दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे लिख लेता। त्रिभुज P1 P2 में तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं त्रिभुज के? 180 डिग्री के। कितने के होते हैं? 180 डिग्री के। तो देखिए अब त्रिभुज P1 P2 प्लस दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है? P2 P2 P1 P2 P1 और जो अपना तीसरा त्रिभुज है वो कौन सा है? P1 P2 P1 P2 इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। अब इसका मान कितना हो जाएगा अपने पास? 90 माइनस आई प्लस ये ऐसे कैसे P2 P1 और ये इसका मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री 180 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा? त्रिभुज P2 P1 इक्वल टू 180 माइनस 180 प्लस आई कैंसिल आउट। P2 P1 इक्वल टू आई। यहाँ तक अपने पास ये जो त्रिभुज था इसका मान आ गया। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे हम? देखो एक बार, अब इसमें क्या करेंगे? त्रिभुज में साइन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसमें साइन का मान निकालेंगे। तो साइन कितना होगा अपना? साइन आई P1 P1 P2। अब P1 और P2 P1 का मान निकाल लेते हैं अपने पास, क्योंकि P1 का मान अपने पास है नहीं। तो P1 हो जाएगा तो कितना हो गया? P1 P2 साइन आई। इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए इसको। इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए। नहीं, आप ऐसे कीजिए, इसको 6 इसको मत दीजिए एक बार। P1 और P2 का मान रखिए। P1 और P2 का मान कितना होगा? P1 P1n प्लस n P2 साइन आई। इक्वेशन नंबर 6 उतार लीजिए आप एक बार, तब तक मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। परावर्तित किरणों से व्यतिकरण और व्यतिकरण यानी कि तब क्या करेंगे? वो जो लैंग्वेज लिखने के बाद में पथांतर, माध्यम में चली गई दूरी और उसमें से नेगेटिव कर देंगे, वायु में चली गई दूरी। माध्यम में इतनी दूरी चली उसने किरण ने और वायु में इतनी चली। P1 P2 इनको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब जो अपने पास त्रिभुज था कौन सा? P1 C और ये अपने पास 90 डिग्री का एंगल था। इसमें अपन ने लगा दिया कोस का मान। कोस कितना होता है? आधार इंटू कर्ण। आधार कितना है अपने पास? NC1 ये रहा। कर्ण कितना है? ये रहा P1 C1। और वो मोटाई कितनी थी? T। और वो जो मोटाई थी वही उसकी क्या थी? आधार की क्वालिटी। बस ये किया है और उसी में tan का मान निकाला है। तो अब ये तो आपको आता ही है ना, मैथ पढ़ी है तो इतना तो आता ही है। और फिर जो ये त्रिभुज था
ए कौन सा आ गया अपने पास, ये जो था ना P1 P2, ये इसमें ये 90 माइनस P1 वाला, ये जो था 90 माइनस आई, ये A1 P2 ये जो 90 डिग्री ये निकालना है, और ये अपने पास 90 डिग्री आया ही था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री होगा तो इन दोनों का मान ये था 90 90 180 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और A P2 ये कितना बचेगा, I। अब इसी में हम साइन का मान निकाल लेंगे और ये आ जाएगा। अब मैं इस तरफ को बैठा देता हूँ, एक बार हट जाता हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से उतार लें। अब जो अपने पास इक्वेशन 1 है, सॉरी इक्वेशन 6 है, उसमें जो अपने मान निकाले थे P1 इनके, वो मान रख देते हैं। ये थी इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए P1n का मान कितना निकाला था अपन ने, P1n का मान कितना था अपने पास, चूंकि P1n इक्वल टू T tan R और P2n इक्वल टू T tan R, ये ठीक है। इसलिए समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, P1a इक्वल टू T tan R प्लस T tan R sin I इक्वल टू 2T tan R, और ये इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और ये हो गया अपना sin I। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, 3 व 7 से मान रखने पर समीकरण 1, 3 कितनी थी समीकरण, किस किस का मान रखना है अपने को मान रखना है उसका, समीकरण 1 में मान रखना है। तो समीकरण 1 में 2, 3 व 7 से मान, समीकरण 1 में समीकरण 2, समीकरण 3 व P1a वायु में चली गई दूरी, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 7 से मान रखने पर, समीकरण में 1 में मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए इसको डेल 1 कर लेते हैं अपन, जहाँ मैंने डेल किया है ना अभी, वो डेल 1 कर लेते हैं, क्योंकि परावर्तित किरणों से व्यतिकरण के कारण पथांतर है, और जो हमारे पास प्रभावी पथांतर आएगा उसमें फिर दोनों डेल हो जाएंगे, दोनों ही डेल हो जाएंगे, तो उस वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको कैंसिल ना हो, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको डेल 1 ले लेते हैं। डेल 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू, उनका मान कितना था, T cos R प्लस T cos R माइनस T cos R, और माध्यम में चली गई दूरी अपने पास कितनी थी, देखिए एक बार 2T। अब अपने पास यहाँ पे म्यू a है,
कितना है 2t tan r और sin i। हम जानते हैं वायु का पूर्णांक कितना मानते हैं 1 होता है, अप्रोक्सीमेट 1 ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा del 1 म्यू 2t cos r माइनस ये हो जाएगा 1 तो 2t tan r sin i। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। म्यू कॉमन आ रहा, 2t कॉमन आ रहा, क्या बचेगा अपने पास कोस भी कॉमन ले लेते हैं। ये कोस आर पे कॉमन ले लेते हैं, ये पूरा कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या 1 माइनस, देखिए 2t कॉमन आ गया, कोस नीचे से कॉमन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कोस आर tan r। ये म्यू कॉमन आया तो ये कितना हो जाएगा sin i और ये हो गया अपने पास म्यू। क्या हो गया ये म्यू हो गया। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक करने के बाद में अब देखिए इसके आगे जो अब करेंगे अपन उसमें देखिए आप इसके बाद में उसको मिटा दो एक बार और चलो आगे। स्नेल का क्या नियम होता है, जो अपने पास स्नेल का नियम होता है वो क्या कहते हैं, स्नेल के नियम अनुसार, एक मिनट दूसरे वाला मार्क कर सकते। क्या होता है स्नेल का नियम, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, आई नहीं आर। तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो हमें साइन आर क्या मिल जाएगा, साइन आर इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू। ये अपने पास है, ये रहा साइन आई अपॉन म्यू। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं del 1 म्यू 2t cos r 1 माइनस cos r tan r साइन अपॉन साइन, यानी कि साइन r, ये लिख सकते हैं। म्यू dt 2t cos r, tan को खोल दो साइन के पदों में, साइन और cos के पदों में, cos r tan क्या हो जाएगा अपने पास साइन r cos r, ये साइन आर। इतना ठीक है। इतना करने के बाद में हम देखिए आप आगे कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या कहा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कोस कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास 2 म्यू टी कोस आर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर आर
इक्वल टू कॉस स्क्वायर आर। किसी को अगर ना समझ में आए तो लिख दिया उस तरफ, वैसे समझदार हैं। मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर आर, ये कैंसिल आउट, क्या बचा अपने पास 2 म्यू टी कॉस आर। ये क्या हो गया हमें, क्या मिल गया, ये पतांतर। क्या मिल गया, ये पतांतर। और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, क्या लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसके आगे, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए बंद। ये हो गया पतांतर। क्या हो गया, पतांतर। ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसका मान रखा टी टेन आर साइन P1 है कितना हो गया 2t tan r साइन। फिर ये मान रख दिया, अपन ने मान निकाल ही लेते हैं। जैसे ये मान रखोगे ये आ जाएगा। μ1 है, ये क्या है वायु का अपूर्णांक, और वायु का अपूर्णांक कितना लेते हैं हमेशा, अप्रॉक्सीमेट 1 के बराबर होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 होगा ये गायब हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगी। इसमें से ये पूरा कॉमन ले लेते हैं, तो 2t इधर है, कोस यहाँ ऊपर से, कोस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला कोस कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा। म्यू से ऊपर नीचे कॉमन गुणा करेंगे तो म्यू तो ऊपर वाला कॉमन आ जाएगा और नीचे वाला बच जाएगा, तो ये टर्म बच गई। स्नेल के नियम अनुसार साइन आर अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। तो हमें साइन अपॉन म्यू इसकी वैल्यू पता चल गई। इसकी वैल्यू जैसे पता चली हमें, इसके बाद भी यहाँ से स्टार्ट किया, ये आ गया। टेन को साइन अपॉन कोस के पदों में खोल दिया, जैसे ही खोला कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर सर्वसमी का है, उससे क्या मिलेगा हमें कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर आते ही एक कोस से एक कोस कैंसिल आउट हो गया, और 2 म्यू टी कोस आर, ये हमें पतांतर मिल गया। तो इसके बाद में एक लाइन लिखिए, अतः स्टोक्स के अनुसार परावर्तित किरणों में प्रभावी पतांतर का मान, प्राप्त होता है, अर्थात परावर्तित किरणों के लिए प्रभावी पतांतर का मान प्राप्त होता है। अतः परावर्तित किरणों के लिए डेल्टा 2 पतांतर प्राप्त होता है माध्यम के कारण λ/2। परावर्तित किरणों के लिए λ/2 अतिरिक्त पतांतर प्राप्त होता है। किसके लिए, किसके कारण प्राप्त होता है, माध्यम के कारण। तो लिखिए प्रभावी पतांतर, इसी में डाल दीजिए प्रभावी पतांतर। ये मिटा देता हूँ मैं। प्रभावी पतांतर कितना हुआ, डेल इक्वल टू डेल 1 माइनस λ/2। तो ये रखिए मान इक्वेशन में, डेल 1 का मान इक्वेशन में रखिए, और क्या वैल्यू आती है वो निकालिए एक बार। क्या वैल्यू आती है वो निकालिए। इसी में है ये प्रभावी पतांतर, प्रभावी पतांतर। देखिए प्रभावी पतांतर डेल कितना हो जाएगा, डेल 1 माइनस λ/2। डेल 1 कितना निकाला था अपने, 2 म्यू टी cos r माइनस λ/2। ये निकाला था ना, एक बार देखिए नोट्स में, ये निकाला था या कुछ और निकाला था। जो भी इक्वेशन आई दे दीजिए, और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसको भी हम अलग अलग डील करेंगे, किसके लिए, इसमें सबसे पहले करते हैं समपोसी। समपोसी व्यतिकरण के लिए पतांतर कितना होता है, पतांतर
समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है डेल बराबर एन लैम्डा। डेल का मान ये पुट कीजिए, समीकरण 1, डेल का मान रख लीजिए एक बार, डेल का मान चूंकि 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा बाई 2। समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रखिएगा 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा बाई 2 एन लैम्डा। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए क्या आएगा। ये आ जाएगा 2 म्यू टी cos r n प्लस 1/2 लैम्डा। इक्वेशन 3 समपोषी व्यतिकरण के लिए आ गया हमारे पास। पथांतर कितना है, 2 म्यू टी cos r 2n। इसको सोल्व करेंगे, आगे सोल्व कर सकते हो आप अगर चाहें तो, नहीं इतना भी काफ़ी है। और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 और लैम्डा बाई 2। तो इसको लैम्डा बाई 2 के फॉर्म में कर लो एक बार, सॉरी ये तो ठीक है, 1/2 लैम्डा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी cos r 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। और ये कुछ ही नहीं किया मैंने, क्या किया है, ये था अपने पास, देखिए इधर 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्डा। 2 म्यू टी cos r एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। 2 म्यू टी cos r इक्वल टू लैम्डा को मान ले लो इसमें से n प्लस 1/2 लैम्डा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 म्यू टी cos r, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n प्लस 1/2 लैम्डा। 2 म्यू टी cos r 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये प्रोसेस की है तो मैंने डायरेक्ट कर दी, क्योंकि कैलकुलेशन में पक्षांतर वगैरह तो आप कर ही सकते हैं ना, तो इसमें से तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये रफ वर्क। इसके बाद में हमारा आता है विषमपोषी व्यतिकरण। क्या वो, सॉरी विषमपोषी का नाम आ गया विनाशी। इसको मिटा देते हैं, विनाशी। विनाशी के लिए पथांतर कितना होता है बताइए, पिछली क्लासों में किया ही है। डेल बराबर कितना होता है अपना, सेकंड क्या है अपने पास, विनाशी व्यतिकरण। पथांतर कितना होता है इसके लिए, कितना 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। लैम्डा का मान रखेंगे 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा बाई 2, 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इसको भी सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी cos r n लैम्डा, ये 2 है। 2 म्यू टी cos r n लैम्डा, ये विनाशी व्यतिकरण के लिए है। किसके लिए है ये, विनाशी व्यतिकरण के लिए है। अब समपोषी व्यतिकरण में तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए दीप्त फ्रिंज है, ये प्रतिबंध है, क्या बोलते हैं इनको, प्रतिबंध, यानी कि दीप्त फ्रिंज है। दीप्त फ्रिंज प्राप्त होने के लिए हमें कौन सा प्रतिबंध अनिवार्य है, ये वाला। और अदीप्त फ्रिंजों के लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए कौन सा प्रतिबंध अनिवार्य है, ये प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध होंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, अदीप्त दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। ये उतार लीजिए आप एक बार। मैं आपकी बुक में देख लेता हूँ आगे क्या करना है।
क्या पढ़ाना है आपको। इसी के साथ एक क्लास और आपकी, 1 या 2, उसके बाद में जो आपकी ये जो फर्स्ट यूनिट है इंटरफेरेंस में, ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें न्यूटन वाले पढ़ेंगे अपन। न्यूटन वाले के बाद में बस एक वो कौन सा है, 1 मिनट, एक है ना अपने क्या बोलते हैं उसको, माइकलसन व्यतिकरण मापी, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद में फिर स्टार्ट करेंगे हम एक काम कर लो आप, जो इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन कहाँ गई, हाँ ये वाली, इसमें काम कर लेते हैं। जो अपना आर है ना कोस, वो क्या करते हैं हम इसको, जैसे ये कोस है, इसको एक काम कर लेना, कोस को आर प्लस थीटा, थीटा के फॉर्म में मान लेना। आर तो अपना अपवर्तनांक है ही, थीटा क्या है अपने पास यहाँ पे, कोण। कौन सा कोण है ये, देखिए एक बार, कौन सा वाला कोण है ये, टू म्यू टी कोस लैम्डा माइनस 1/2, सही है ये। ये इसमें मत कीजिए, रहने दीजिए ऐसे कैसे। ये ठीक है आपका, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद में जो हमारा दूसरा आता है वो आता है परावर्तित, हो ही गया। अब आता है वो पारगमित किरणों के लिए। किसके लिए आता है वो, पारगमित किरणों के लिए। पारगमित किरणों से व्यतिकरण, पारगमित किरणों से व्यतिकरण। ये उतारने के बाद में चलते हैं पारगमित। बात करते हैं पारगमित किरणों के बारे में। पारगमित किरणों में क्या होता है, वही होता है जो अपवर्तित कोण से